सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप चेक कर पाओगे, सिलेबस में आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके हर एक यूनिट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। एंड इसके साथ ही मैं आपको हर एक यूनिट का एक ब्रीफ स्केच दूंगा। इस पूरी यूनिट में आपको क्या जानने को मिलेगा, यानी इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है सो दैट एग्जाम में अगर इस यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप उसका जो आंसर है वो ईजिली दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत की नींव, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है एकता प्रणाली के बारे में। आखिर एकता प्रणाली क्या थी, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताओ, उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, और एकता प्रणाली का अलग अलग सुल्तानों के बीच किस तरीके से विकास हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो सुल्तान थे, हर एक सुल्तान के टाइम पीरियड में एकता प्रणाली में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव है और किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ स्केच दूँ कि आखिर एकता प्रणाली क्या थी, तो देखिए एकता प्रणाली के अंदर जो सुल्तान होते थे वो अपने सैनिक कमांडर्स को सैलरी देने के बदले, वेतन देने के बदले अपने साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा दे देते थे। एकता का मतलब होता है एक छोटा सा भूमि का भाग। तो वो अपने सैनिकों को, अपने जो उनके जो सैनिक कमांडर थे उन्हें एक एकता देते थे, यानी ज़मीन का टुकड़ा देते थे। और जो सैनिक कमांडर होते थे उनका क्या कर्तव्य होता था, उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करना, और जितना भी जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है उसका एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करना। एंड बाकी जो शेष भाग बच गया है उसका यूज़ वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में करेंगे और अपने सैनिकों के वेतन को देंगे। तो इस तरीके से ये एकता प्रणाली थी, जिससे क्या हुआ, जो सुल्तान है उसको पूरे साम्राज्य पर शासन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। तो इसी को हमने कहा है एकता प्रणाली। और इसका विभिन्न सुल्तानों के बीच किस किस तरीके से विकास हुआ, क्योंकि अलग अलग जो सुल्तान आए थे उन्होंने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। तो इसी को हमें समझना है। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो, आपके एग्जाम में इस यूनिट से बेसिकली 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एकता प्रणाली क्या थी, उसकी कार्यविधि के बारे में बताओ, विशेषताओं के बारे में बताओ। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। एकता व्यवस्था के कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। सल्तनत एकता प्रणाली की कार्यविधि का परीक्षण कीजिए। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, लेकिन जो इसके आंसर होंगे वो सेम होंगे। और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको इन वर्ड्स को अच्छे से समझना है। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ पाते हो तो आप इनके जो आंसर है वो ईजिली दे पाओगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपसे पूछा जाता है एकता प्रणाली के विकास के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए, दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के समय में एकता प्रणाली के विकास का विवरण दीजिए। या आपसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, सुल्तानों के अधीन एकता व्यवस्था के विकास के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में एकता प्रणाली के विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि अलग अलग सुल्तानों के टाइम में एकता प्रणाली का किस किस तरीके से विकास हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस है, उनके बारे में बताइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर अगर 2 की बात करूं, यूनिट नंबर 2 का नाम है खिलजी और तुगलक के अधीन सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना। तो जैसे कि आपको यूनिट में ही पता चल रहा है, यूनिट के नाम में ही, इसमें बेसिकली हमें खिलजी और तुगलक के टाइम पीरियड में जो उनकी सैन्य व्यवस्था थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो आर्थिक संरचना थी उसके बारे में पढ़ना है। और इस यूनिट के अंदर आपको 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है जहाँ से आपके जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में। एंड इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रशासनिक सुधार किए जिससे उस टाइम पीरियड में जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से ग्रो हुआ। तो इसके बारे में आपको इस यूनिट में जानने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, इसमें आपसे पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार के नियम दिए थे उसके बारे में बताइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि इस यूनिट से जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है खिलजी क्रांति के स्वरूप और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। क्रांति का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में
ऐसे क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए जो जिन्होंने पूरे साम्राज्य पर एक बड़ा इम्पैक्ट किया। तो इस तरीके से आपसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, जिसमें हमें बेसिकली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या हुआ, साउथ इंडिया में दो ऐसे बड़े क्षेत्र थे जो कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे, लेकिन समय के साथ एक कमजोर नियंत्रण स्थापित होने की वजह से इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक टाइम पे आकर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए और इन्होंने एक अलग साम्राज्य की स्थापना की। जो आपको इधर वाला एरिया दिखाई दे रहा है साउथ इंडिया का, इसमें बना विजयनगर साम्राज्य और उसके ऊपर था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बेसिकली एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो इनके अंदर जो राजनीतिक संरचनाएं थी, राजनीतिक संरचनाओं का मतलब होता है कि वहां की शासन प्रणाली कैसी थी, वहां पर कौन सा सिस्टम अपनाया गया था साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए। तो बेसिकली विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, क्योंकि ये लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के ही एक पार्ट रहे हैं, इसीलिए इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी उसी को इन्होंने अपनाया, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया। एकता प्रणाली में क्या था, जो शासक था यानी जो सल्तनत का जो सुल्तान था उसने अपने अधिकारी को नियुक्त किया जो एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे और वहां से वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और फिर वो टैक्स को कलेक्ट पैसा जो है वो राजा को देंगे और कुछ पैसे का इस्तेमाल वो अपने सैनिकों के ऊपर, सैनिकों की भर्ती में, उनके वेतन में और उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो सेम यही प्रणाली को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के राजाओं ने भी अपनाया। उन्होंने भी क्या किया, अपने जो सैनिक कमांडर थे, अपने जो अधिकारी थे, उनको नियुक्त किया और अलग अलग क्षेत्र दे दिए जहां से उनका काम था वहां से टैक्स को कलेक्ट करना और उसका एक हिस्सा राज्य के खजाने में देना और बाकी हिस्से का इस्तेमाल वो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट और अपने सैनिकों की भर्ती में करते थे। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो राजा थे उनको कहा जाता था राय, विजयनगर के शासकों को कहा जाता था राय, और जो राय थे यानी जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों को, उनके अधिकारियों को कहा गया नायक। तो यही जो नायक थे ये वो अधिकारी थे जो किसी एक एरिया से टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा को सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो ये जो प्रणाली थी जिसके अंदर नायकों का इस्तेमाल किया जाता था, इसी प्रणाली को कहा गया नायकार प्रणाली, जिसके अंदर बेसिकली साम्राज्य को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए, एक अच्छा नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जो हर एक क्षेत्र से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखेंगे। तो बेसिकली हमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था बेसिकली किस पर आधारित थी। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य है इसकी अर्थव्यवस्था का जो मेन स्रोत था, जो मेन अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर टिकी हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है वहां पर बहुत सारी कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, जिसकी वजह से वहां का एरिया काफी उपजाऊ है, तो वहां पर खेती अच्छी खासी होती है। तो राज्य ने क्या किया, खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, जिससे क्या हुआ, टैक्स बढ़ा और कृषि से ज्यादा कराने लगा। तो इस तरीके से जो राजा थे उन्होंने भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमें वो सारे तरीकों के बारे में पढ़ना है कि विजयनगर साम्राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से विस्तारित किया और बहमनी साम्राज्य ने भी। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में और दूसरा क्वेश्चन होगा बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें बताना होगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताना होगा कि राज व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से थे। इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी और जो नायकों की भूमिका थी क्या थी। वो नायक बेसिकली वही अधिकारी थे जो एक पर्टिकुलर एरिया से टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो इस सब के बारे में हमें बताना होगा कि विजयनगर साम्राज्य का समाज कैसा था और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसमें भी आपको सेम बहमनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना होगा। तो बेसिकली इस यूनिट से आपके दो ही क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि आपको इसके आंसर में क्या लिखना है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 है दूसरा अफगान साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी। तो इस यूनिट में बेसिकली हमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है जिन्होंने बाबर के पुत्र हुमायूं को युद्ध में हराया और शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बेसिकली जो शेरशाह सूरी थे इनकी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार होती है, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन कौन सी शासन व्यवस्था में सुधार किया, क्या क्या इन्होंने प्रशासनिक सुधार किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस यूनिट से आपका बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरा जो अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने, तो उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किए और कौन कौन से ऐसे सुधार किए जिसकी वजह से इनका साम्राज्य काफी लंबे समय तक चला। तो आगे आप बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो अगली यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5 संस्कृति, धर्म, भक्ति, कबीर, मीराबाई और सूफी और चिश्ती सिलसिला। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ना है कि भक्ति और सूफी आंदोलन क्या था। आपने इसे 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली क्या था, जो संत कवि थे उन्होंने क्या किया, ईश्वर की आराधना का एक अलग तरीका विकसित किया जिसमें इन्होंने
स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक किया कि उन्हें मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल ईश्वर की सच्ची आराधना करने का एक ही तरीका है, सच्चे मन से उनको याद करना। तो बेसिकली इसी मेन थॉट पर ये पूरा भक्ति आंदोलन और भक्ति सूफी आंदोलन टिका है। तो इसके अंदर हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इसका उदय किस तरीके से इसका उदय होता है। फिर हमें पढ़ना है कबीर और गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में कि जो कबीरदास जी थे और जो गुरु नानक जी थे, उन्होंने समाज में जो व्याप्त भेदभाव, जातिगत भेदभाव था, ऊंच नीच था, जो धार्मिक अंधविश्वास फैले हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। इसके अलावा हमें मीराबाई के बारे में भी पढ़ना है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के समय श्री कृष्ण की आराधना में अपना सारा जीवन उनके भक्ति में ही गुजार दिया था। और इसके अलावा हमें बहुत सारे चिश्ती सिलसिलों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कि इस यूनिट से आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में और इन्होंने धार्मिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली हमें बताना है कि भक्ति आंदोलन को हम सुधारात्मक आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने समाज में व्याप्त जो धार्मिक अंधविश्वास थे, जो ऊंच नीच था, जातिगत भेदभाव था, इन सबको इसने समाप्त किया और समानता को बढ़ावा दिया था। तो इसलिए हम इसको सुधारात्मक आंदोलन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कबीरदास जी के बारे में और गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में कि इनके जो विचार थे, इन्होंने किस प्रकार समकालीन समाज में प्रभाव डाला। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आएगा आपका मीराबाई के ऊपर कि मीराबाई ने कृष्णा की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, उन्होंने किस तरीके से एक राजकुमारी होने की वजह से भी, राजकुमारी होते हुए भी इन्होंने अपने ऐशोआराम को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, गुजारा। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा आपका सिलसिलों के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो चिश्ती सिलसिला था, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको यही 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में। तो जो आपका छठा यूनिट है, जिसका नाम है कला वास्तुकला कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कुतुब परिसर और विजयनगर हम्पी। बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको कला और वास्तुकला के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि जो दिल्ली में अंदर जो कुतुब मीनार है, वहां पर किस तरीके के भारतीय इस्लामी शैली का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था। इसके अलावा हमें पढ़ना है कुतुब मीनार परिसर के बारे में, विजयनगर की जो कला है, संस्कृति और जो वास्तुकला है, उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। ठीक है? तो इस यूनिट से बेसिकली आपके 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा कुतुब मीनार से संबंधित, जिसमें हमें बताना होगा कुतुब मीनार में जो इस्लामिक भारतीय शैली का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका विजयनगर के बारे में कि विजयनगर के अंदर जो संस्कृति, कला और जो साहित्य है, इसके अलावा जो वास्तुकला है, उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि उसकी विशेषताएं बताओ। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो यूनिट नंबर 7 है आपका व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारी, यानी जो विदेशी व्यापार हो रहा था, तो उस समय भारतीय लोगों ने भी दूसरे देशों के साथ अपने संपर्क स्थापित किए, व्यापारिक संबंध बनाए, जिससे क्या हुआ, भारत के अंदर जो व्यापारिक मार्ग था उनका भी विकास हुआ। तो उसी दौरान हमें पढ़ना है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से प्रमुख स्थलीय व्यापारिक मार्ग थे और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय राजाओं का व्यापारिक मार्गों के विकास में किस तरीके का योगदान था। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न आपका 13वीं-14वीं शताब्दी में मुख्य व्यापारिक मार्गों की सूची प्रदान कीजिए, यानी बेसिकली हमें जो स्थलीय मार्ग थे, समुद्री मार्ग थे और जो व्यापार था, उसके बारे में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार किस प्रकार का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको इस यूनिट में जानने को मिलेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आपको एकता प्रणाली के बारे में समझना है। आखिर एकता प्रणाली होती क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं क्या है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो इस यूनिट से जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन बने हैं, उनकी तरफ बात कर लेते हैं। जैसा कि आप चेक कर पाओगे, इसमें आपके जो क्वेश्चन बने अभी तक, एकता व्यवस्था की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस किस लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है चेक कर लेते हैं। सल्तनत कालीन एकता प्रणाली की कार्यविधि का परीक्षण कीजिए। दिल्ली सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं एकता प्रणाली क्या थी, एकता प्रणाली का मतलब था बेसिकली शक्तियों का बंटवारा, यानी विकेंद्रीकरण। और इसमें आपसे और किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप चेक कर सकते हो। सल्तनत शासन में एकता प्रणाली के में किस प्रकार राजनैतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी किस तरीके से शक्तियों का है वो अलग अलग लेवल पर बंटवारा किया, इसके बारे में आपको बेसिकली समझना है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। मैंने इन सभी क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको बेसिकली इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है।
तो इस टाइप से अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो इस यूनिट से बेसिकली आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको पहले टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो हमारा होता है वो हमेशा सेम होता है। ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से बनता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है बेसिकली एकता प्रणाली के विकास के बारे में। यानी एकता प्रणाली को किसने स्टार्ट किया एंड अलग अलग सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए, उनके बारे में बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना होता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं अभी तक। दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के समय में एकता प्रणाली के विकास का विवरण कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस किस टाइप से पूछा जाता है, सुल्तानों के अधीन एकता व्यवस्था के विकास और विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इससे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। इसमें बेसिकली हमें बताना है सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली के विकास के बारे में हमें बताना है, यानी एकता प्रणाली स्टार्ट कैसे हुई थी और अलग अलग सुल्तानों के समय में इसका किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से इसमें चेंजेस आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस को बनाने के लिए। एंड जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की तरफ कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 1, जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। बेसिकली एकता प्रणाली होती क्या है एंड उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है उसका एक स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। इसमें बेसिकली जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करोगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको उसका एक इंट्रो देना होता है। जब आप किसी भी टाइप का आंसर फ्रेम करोगे आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, आखिर वो चीज होती क्या है। एंड अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप फ्लो चार्ट को जरूर से बनाइए। फ्लो चार्ट होते हैं जैसे आपके पास ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज में बता रखा है, इस तरीके से ड्राइंग के रूप में फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे जो एग्जामिनर होता है उस पर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड एट द एंड आपको कंक्लूजन जरूर से लिखना है। समटाइम्स मैं अपनी वीडियो में कंक्लूजन नहीं लिखता, और अगर आपको कंक्लूजन ना समझ में आए कि हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, यानी निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो बेसिकली आप उसमें एक सिंपल सी लाइन होती है, आप लिख सकते हो ऊपर लिखे सभी बिंदु, उसके बाद क्वेश्चन की लाइन एकता प्रणाली की विशेषताओं को बताते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है अपने एग्जाम में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिकली इंट्रो देना है, यानी एकता प्रणाली होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे एकता प्रणाली के कार्यविधि, कार्य प्रणाली यानी उसकी विशेषताओं के बारे में, एंड एकता प्रणाली के क्या परिणाम थे। अगर हम परिणाम की बात करें तो उसके दो टाइप से हम बता सकते हैं, कुछ होते हैं सकारात्मक परिणाम और कुछ होते हैं नकारात्मक परिणाम। और समटाइम्स आपके एग्जाम में इसके महत्व के बारे में भी पूछा जाता है। तो एकता प्रणाली की क्या महत्व है, तो यानी ये इसके सकारात्मक परिणाम के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है उसे एग्जाम में फ्रेम करना होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं आखिर एकता का अर्थ क्या है, एकता का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। तो देखिए अब ये एकता प्रणाली क्या होती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, जो मैं आपको स्टोरी टाइप में आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको डायरेक्ट याद हो जाए। देखिए एकता प्रणाली क्या होती है, एकता प्रणाली में जो सुल्तान होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, अपने जो सैनिक होते हैं, यानी सैनिक को कमांडर कहते हैं, जो सैनिक कमांडर होते हैं उनको वेतन के बदले, यानी कि जो सुल्तान है वो इन्हें कैश नहीं देता, पैसे नहीं देता, उसके बदले अपने राज्य का एक छोटा सा एरिया दे देता है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे देता है अपने कमांडर को। एंड ये इसे वहां पे तैनात कर देता है, छोटा सा एरिया दे दिया, वहां पर तैनात कर दिया। और अब सैनिक कमांडर का क्या कर्तव्य होता है, वो इस एरिया से बेसिकली टैक्स वसूलेगा, टैक्स लेगा, और टैक्स का एक भाग सुल्तान के खजाने में देगा, और बाकी जो टैक्स का भाग जो बच गया है, जो इसके पास टैक्स है, वो इस एरिया के इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करेगा और अपने सैनिकों के नियुक्ति में जो जितने भी जो इसके सैनिक होंगे उन पे खर्च करेगा। एंड इसके अलावा
ये जो कमांडर है ये सिर्फ इस एरिया का एक अस्थायी स्वामी है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। ये इस एरिया के टेम्परेरी बेसिस पे जो सुल्तान होते हैं वो अपने सैनिक कमांडर को उस एरिया का टुकड़ा देते हैं। जैसे कि बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट करना। तो आई होप आपको इमेज के थ्रू मैंने एकता प्रणाली को समझाया तो वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको एकता प्रणाली जो मैंने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसके अंदर की लाइंस को अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो। और अगर आप इसमें चेक करोगे तो मैंने आपको जो समझाया है वही इसमें मैंने मेंशन किया है। दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली थी उसमें क्या था, जमीन और राजस्व यानी टैक्स को वसूल करने का एक खास व्यवस्था था, जिसके अंदर क्या था, जो सुल्तान था वो अपने सैनिक कमांडर को एक जमीन का टुकड़ा देता था और जो सैनिक कमांडर था वो उस टुकड़े में से एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करता और बाकी जो शेष जो टैक्स बच गया है उससे उस एरिया का इंप्रूवमेंट करता एंड इसके अलावा अपने सैनिकों पर खर्च करता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के विशेषताओं के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो बेसिकली जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी, जिस तरीके से मैंने इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, अब उसी को इसकी विशेषताओं में हम किस तरीके से पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है भूमि का अनुदान। अब इसमें क्या होता था, इस प्रणाली में सुल्तान अपने सैनिक कमांडर से एकता यानी एक जमीन का टुकड़ा देते थे और सैनिक कमांडर क्या करते थे, वहां से टैक्स वसूलने का काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व संग्रह। राजस्व संग्रह का मतलब होता है टैक्स को वसूल करना। अब उस एरिया से क्या करते थे, इनका क्या कर्तव्य होता था, उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करना एंड उसका एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करना और बाकी जो बच गया वो अपने सैनिकों पे खर्च करना, उसके प्रशासन चलाने के लिए उसमें खर्च करना, सैनिकों की भर्ती और उस एरिया के इंप्रूवमेंट में खर्च करना। एंड इसके अलावा हमें एक बात समझना इसमें और जरूरी है कि जितने भी जो कमांडर होते थे यानी जो इक्तदार होते थे ये उस एरिया के अस्थायी अधिकारी होते थे। एंड कई बार ये जो इक्तदार थे ये अपने आप को उस एरिया का सुल्तान यानी राजा मानने लगते थे, जो कि इस व्यवस्था की बाद में कमी साबित हुई। अस्थायी अधिकार, इक्तदार जमीन के मालिक नहीं होते थे। इक्तदार का जो कर्तव्य था वो उस भूमि से राजस्व कर को एकत्रित करना था, यानी कि उनका काम क्या था, बेसिकली टैक्स को वसूलना, और वो भूमि के यानी उस राज्य के स्वामी नहीं होते थे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं आगे और हमें अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के सकारात्मक परिणामों के बारे में, यानी बेसिकली इसके महत्व के बारे में। तो हमें अपने इसके महत्व के बारे में किस तरीके से डिफाइन करना है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो मैंने इसे फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो अगर आप ऐसे अपने एग्जाम में प्रेजेंट करोगे फ्लो चार्ट के थ्रू तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक शासन में एकता प्रणाली का क्या महत्व रहा, और उसके बाद हम बात करेंगे सैनिक शासन में एकता प्रणाली का महत्व। तो बेसिकली ये जो एकता प्रणाली थी इससे राजस्व व्यवस्था का कौशल प्रबंधन हुआ, यानी अब जो राजा है वो अकेले, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था तो अकेले जो टैक्स कलेक्शन करना उस टाइम काफी ज्यादा मुश्किल था। तो इसने क्या किया, हर एक छोटे छोटे एरिया को अपने कमांडर को दे दिया और उसे वहां पे नियुक्त कर दिया कि उस एरिया से जो टैक्स कलेक्शन का वर्क वो करेंगे, और जितना भी जो टैक्स कलेक्शन होगा उसका एक भाग, एक पार्ट किसके पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा, और जो शेष बच गया है वो उस एरिया के इंप्रूवमेंट में होगा और उस एरिया में जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं उनको दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब उस एरिया का जो इक्तदार था उसने उस एरिया में इन्वेस्ट किया, उस एरिया के सड़कों और बाकी जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो टैक्स अगर ज्यादा कब कलेक्ट कर पाएंगे, जब एरिया का इंप्रूवमेंट होगा, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तभी तो वो और ज्यादा टैक्स ले पाएंगे जनता से। अगर जो साधन ही सही नहीं है, एरिया इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो टैक्स कम ले पाएंगे, टैक्स नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरीके से इक्तदार क्या करते थे, उस एरिया में इन्वेस्ट भी करते थे और अपने सैनिकों पर भी खर्च करते थे, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास देखने को हमें मिलता है। और अगर सैनिक महत्व के बारे में बात करें तो इससे सैनिक का वित्त पोषण होता था, यानी सैनिकों को सैलरी दी जाती थी और युद्ध के समय में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते थे। सपोज राजा कहीं लड़ाई करने के लिए गया तो इसके पास पहले से सैनिक इसके तैयार रहेंगे, तो इसके सैनिक इसके साथ चले जाएंगे, जिससे कि सुल्तान को जीत हासिल करने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि जो एकता प्रणाली थी उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। हमें अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को किस तरह से फ्रेम करना है, चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था का कुशल प्रबंधन। इस प्रणाली से सल्तनत को हर एक इलाके से टैक्स आसानी से मिल जाते थे और उस टैक्स का जो इस्तेमाल था वो सुल्तान
सैनिकों के वेतन देने के लिए खर्च करता था और समाज के संचालन के लिए खर्च करता था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। इक़्तिदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे और उस धन का इस्तेमाल किस में करते थे, वो खेती और सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि उस एरिया का इंप्रूवमेंट हो पाए और जो किसान है उसकी आमदनी बढ़े, तभी तो वो टैक्स ज्यादा दे पाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान का नियंत्रण। अब टैक्स से जो सुल्तान है उसके खजाने में काफी अधिक वृद्धि होती है, जिससे कि वो पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सैनिक महत्व के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सैनिकों का वित्त पोषण। तो इक़्तिदार को जो टैक्स मिलते थे वो उन पैसों से सैनिकों को वेतन देते थे, उन्हें सैलरी देते थे। युद्ध के समय में मदद। युद्ध में जब सुल्तान को सैनिक सहायता की जरूरत पड़ती थी तो इक़्तिदार अपनी सैनिकों को सुल्तान की सहायता के लिए युद्ध में भेज देते थे। इससे सुल्तान की जो सेना है वो काफी अधिक पावरफुल हो गई थी। नेक्स्ट है स्थानीय सुरक्षा। हर इलाके में जो सैनिक होंगे, जाहिर सी बात है, तो उस एरिया में जो डिसिप्लिन है वो काफी बेहतर होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एकता प्रणाली के नकारात्मक परिणाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए हम बात करते हैं नकारात्मक परिणाम के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है विद्रोह का खतरा। अब समटाइम्स क्या होता था, ये जो इक़्तिदार थे वो अपने आप को उस एरिया का सुल्तान मानने लगते थे, यानी कि वो कहते थे अब ये एरिया मेरा हो चुका है, तो अब जो सुल्तान है वो मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये कई बार ये जो इक़्तिदार होते थे ये राजा से, यानी जो सुल्तान थे उनसे ही विद्रोह करना स्टार्ट कर देते थे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। अब ये जो इक़्तिदार को नियुक्त किया जाता था, ये क्या करते थे, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनसे जो टैक्स है वो ज्यादा वसूलते थे, लेकिन सुल्तान तक टैक्स बहुत कम देते थे, सुल्तान के खजाने में बहुत कम टैक्स देते थे, यानी इस तरीके से ये भ्रष्टाचार करते थे। नेक्स्ट है किसानों का शोषण। अब ये जो इक़्तिदार है किसानों से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो जो किसान है वो उनमें असंतोष पनपा, यानी क्या हुआ, जो किसान है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए कि वो ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। एंड इसके अलावा सुल्तान का जो नियंत्रण है वो कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो इक़्तिदार है अलग अलग इलाकों के इक़्तिदार उस एरिया पर अपना कब्जा जमाने लगे। तो इस कंडीशन में जो सुल्तान है उसकी जो पावर है वो कम होती चली गई। तो ये सभी थे उनके नेगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के नकारात्मक परिणामों को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट है विद्रोह का खतरा। शक्तिशाली इक़्तिदार कई बार सुल्तान के खिलाफ ही बगावत स्टार्ट कर देते थे, इससे सल्तनत में अस्थिरता आती थी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। कई इक़्तिदार टैक्स ज्यादा वसूलते थे किसानों से, लेकिन सरकारी खजाने में वो कम जमा करते थे, यानी जो सुल्तान है उन्हें कम देते थे, जिससे क्या होने लग गया, किसानों पर ज्यादा बोझ पड़ता था। नेक्स्ट है किसानों का शोषण। अब जब किसानों से टैक्स ज्यादा ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में किसानों का शोषण होने लगा और जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई है। नेक्स्ट है सुल्तान का नियंत्रण कमजोर हुआ। धीरे धीरे सुल्तान का जो नियंत्रण है वो कमजोर होने लगा और इक़्ता के अधिकारी अपनी मर्जी से ही उस एरिया को चलाते थे, यानी कि वो उस इलाके को अपना मानते थे। तो इस तरीके से इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है अलग अलग टाइम पीरियड में जो सुल्तान थे उन्होंने इक़्ता प्रणाली का विकास किस किस तरीके से किया और उसमें क्या क्या चेंजेस किए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसका अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि किस तरीके से इक़्ता प्रणाली स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से एंड हुई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसके बाद इल्तुतमिश आए, एंड उसके बाद गयासुद्दीन आए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह आए। हालांकि इनके बीच में भी काफी सारे थे, लेकिन ये जो सुल्तान थे इन्होंने इसमें काफी ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी कि आखिर इक़्ता प्रणाली होती क्या है। तो इसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसे दोबारा बताने की जरूरत है। तो अब हम बात कर लेते हैं इक़्ता प्रणाली के विकास के बारे में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब ये क्या करते थे, जो जितने भी जो सुल्तान माफी चाहता हूँ जितने भी जो अधिकारी होते थे, जो कमांडर होते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे, उसके बदले क्या देते थे, उस एरिया का एक भूमि दे देते, जिसमें जो अधिकारी होते थे यानी जो इक़्तिदार होते थे उन्हें मुक्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और बात जानना है, जो इक़्तिदार कहो या मुक्ति कहो या अधिकारी कहो, इन सभी का मतलब एक है। तो वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे उस एरिया से और उसे राजा के खजाने में एक भाग जमा करते थे और बाकी से उस एरिया के इंप्रूवमेंट का कार्य करते थे, यानी कि इनका क्या काम था, टैक्स वसूलने का काम था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट
अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक नए सुल्तान आए जिनका नाम था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, उन्होंने इस प्रणाली में काफी ज्यादा सुधार किया, बेहतर व्यवस्था को स्थापित किया। उन्होंने क्या देखा कि जो इक्तदार थे वो टैक्स को ज्यादा वसूल रहे किसानों से, लेकिन हम तक कम पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इक्तदारों को भी ऊपर एक निगरानी के लिए काफी सारे अधिकारी को नियुक्त किया, जिससे सशक्त प्रशासनिक ढांचा बना, यानी कि अब वो उन पे नजर रखते थे। एंड इसके अलावा इन्होंने साफ साफ बता दिया कि तुम उस एरिया के मालिक नहीं हो, मालिक मैं ही हूँ, मैं ही सुल्तान हूँ। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता को दो भागों में बांट दिया, खालसा भूमि जिसे सुल्तान के निजी खजाने के लिए रखा गया था, और दूसरा है इक्ता भूमि, अधिकारियों और सैनिकों को दी गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने इसे दो टाइप्स में बांट दिया। तो इनके टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें गयासुद्दीन के बारे में, तो गयासुद्दीन ने क्या किया, उन्होंने भी सेम इसी तरीके से सशक्त नियंत्रण स्थापित किया, और उन्होंने क्या किया, अधिकारियों को सीमित कर दिया, यानी कि वो ज्यादा इक्तदार नहीं बनाते थे, उसको लिमिटेड कर दिया और उन पर भी नजर रखने लग गए। और गयासुद्दीन ने जमीन से इकट्ठा हुए जो टैक्स थे उनका एक हिस्सा सुल्तानी खजाने को देना अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इक्ता प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकारियों पर सशक्त नियंत्रण इन्होंने भी स्थापित किया, और इक्ता प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए किसानों से सीधे संपर्क को बढ़ाया, जिससे कि जो टैक्स है उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इक्तदार थे वो भ्रष्टाचार करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया, जिससे कि जो टैक्स है उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। तो इनका भी एक अच्छा डिसीजन था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो इक्ता प्रणाली है उसको एक्सपेंड किया, और भी इलाकों में काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने जो क्षेत्र विस्तार है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया, और कर को भी काफी ज्यादा बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, टैक्स बहुत ज्यादा नहीं लगे, और जब ये टैक्स ज्यादा लेंगे किसानों से तो किसान एंग्री हो जाएंगे, किसान काफी ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने असंतोष बढ़ गया, और भ्रष्टाचार और विरोधी जो भावना है वो काफी ज्यादा फैल गई थी। तो इनका जो डिसीजन था काफी ज्यादा रॉन्ग था, क्योंकि इन्होंने टैक्स ज्यादा किया, जिससे जो किसान है वो भड़क गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फिरोज शाह के बारे में। अभी जो फिरोज शाह आए थे, इन्होंने क्या किया, टैक्स को दोबारा से कम कर दिया, और इन्होंने एक दूसरा चेंज क्या किया, जो इक्तदार थे उनको वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत का मतलब है, सपोज ये पहले इक्तदार थे, अब इनके बेटे ही इक्तदार बनेंगे, और इनके बेटे इक्तदार बनेंगे। इस तरीके से इन्होंने वंशानुगत कर दिया, यानी जनरेशन बेसिस पे कर दिया, और कोई दूसरा इक्तदार नहीं बन सकता। इसमें आपका जो यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है खिलजी और तुगलक के अधीन सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना, यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली सल्तनत में जो दो वंश हैं, खिलजी और तुगलक, तो बेसिकली हमें इनके सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना के बारे में जानने को मिलेगा। और अगर मैं आपको इस यूनिट का एक कंक्लूजन बताऊं कि इस यूनिट में आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, यानी किन टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा प्रशासनिक जो सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस यूनिट से। तो यूनिट सेकंड आज की हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड टोटल आपका जो सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो टोटल आपको 7 यूनिट्स कवर करनी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें बेसिकली आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है खिलजी और तुगलक के अधीन सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना के बारे में, यानी इसके अंदर देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर हुए प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार थे उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और खिलजी क्रांति स्वरूप और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब ये जो क्रांति होता है, क्रांति का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में जो नया परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उन्हें हम क्रांति कहते हैं। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो क्रांति शुरू की थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा पूरे समाज पर, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको
अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताया था। अब जो सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपसे पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के बारे में बताने के लिए। अब यही क्वेश्चन अलग अलग ईयर्स में किस किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछा गया है चेक कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति किस लिए चलाई गई और उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े इसके बारे में बताइए। तो कुछ इस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एंड इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए। तो अब हम इसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें अपने आंसर को किस तरह से फ्रेम करना है अपने एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आपको किसी भी टाइप का आंसर लिखना है। मैंने आपको हमेशा बताया सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है। हमेशा सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए, भूमिका दीजिए कि आखिर वो है क्या। देन इसके बीच आपके आंसर के बीच में अगर आपके पास फ्लो चार्ट है, जैसे कि मैंने इसमें देखिए किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट जरूर से बनाइए। एंड क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, जिससे कि ये एक पैटर्न होता है जिससे एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो इस पैटर्न को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर में हमें लिखना है अलाउद्दीन खिलजी का शासन मध्यकालीन भारत के राज्य के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी इस टाइम पीरियड में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों का समाज पर विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ा। यानी कि जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विकास के लिए। एंड इसी टाइम पीरियड में यानी मध्यकाल में भारत का विकास काफ़ी ज़्यादा तेजी से देखने को मिलता है। एंड इसके अगर हम प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करें तो इससे हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है सैनिक सुधार, दूसरा है स्वराज सुधार यानी टैक्स, और तीसरा है बाजार सुधार, चौथा है सामाजिक सुधार। तो चलिए एक एक करके इन सभी सुधारों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सैनिक सुधार के बारे में। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए सैनिक सुधार को और मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है शक्तिशाली और मजबूत सेना का निर्माण। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली और मजबूत सेना को बनाया, जिससे कि कोई भी उन पर आक्रमण ना कर सके। यानी उन्होंने जो सैनिक हो गए उनकी भर्ती स्टार्ट की और उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया और काफ़ी ज़्यादा मजबूत सेना और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। नेक्स्ट है सैनिकों का नियमित वेतन। सैनिकों को नगद वेतन दिया गया और उनका रिकॉर्ड रखा गया ताकि सेना के खर्चों और कार्यों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। यानी कि जितने भी सैनिक थे उनको सैलरी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया नगद में, और उसका एक रिकॉर्ड रखने लग गए। नेक्स्ट है डाग यानी चिन्ह और चेहरा प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी का राजकीय घोड़ों को पहचानने के लिए एक चिन्ह लगाया गया। सैनिकों की पहचान करने के लिए चेहरा प्रणाली शुरू की गई, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। यानी कि जो घोड़े थे उन पर एक चिन्ह लगा दिया गया, जिससे कि पता चल जाए कि वो उनके ही घोड़े हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्होंने राजस्व सुधार में क्या इम्पैक्ट डाला, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कृषि कर वृद्धि। इन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। जो किसानों से हम टैक्स लेते हैं उनको बढ़ा दिया, तो किसानों से उनकी जो फसलें थे उसका 50% जो टैक्स है उसके रूप में वसूला गया, और जिससे क्या हुआ, राज्य के पास अधिक धन मिला। जैसे कि आपको पता होगा अगर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो राजस्व कर होगा उनके पास ज़्यादा होगा, यानी जो सुल्तान के पास जो खजाना होगा वो ज़्यादा होगा, जिससे उसका पूरे समाज पे दबदबा भी होगा। नेक्स्ट है भूमि का सर्वेक्षण। नेक्स्ट है किसान को भूमि का सर्वेक्षण कर राजस्व तय कर दिया गया। नेक्स्ट है जमींदारों पर नियंत्रण। अब इन्होंने क्या किया, जमींदार तो जो उस टाइम के जमींदार थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें गड़बड़ी करते थे, झोलमाल करते थे, तो इन्होंने क्या किया, निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया। कर वसूलने वाले जमींदारों पर कड़ा नियंत्रण किया ताकि वसूली सही ढंग से हो सके और जमींदार अपनी मनमानी ना कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियों को लागू किया और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल नीति रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने बाजार सुधार में क्या क्या इम्पैक्ट डाला, वस्तुओं की कीमतों को तय कर दिया। यानी कि उन्होंने MRP कर दी, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, मैक्सिमम जितने भी सामान खरीद कर आते थे उससे ज़्यादा में बेचते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, MRP को लागू कर दिया। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, घोड़ों, हथियारों जैसी चीज़ें कीमतों राज्य के द्वारा तय कर दी गई, जिससे कि जो महंगाई है वो नियंत्रण स्थापित हो गया और लोगों को सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो गया।
नेक्स्ट है बाजारों की निगरानी। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, बाजारों में वस्तु और कीमतों और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। वो उस पर निगरानी करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जमाखोरी पर रोक। उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे नियम बनाए, जो भी गड़बड़ी करता है उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। माफी चाहते हैं, सामान जमा करने वाले उन महंगा, मतलब जो जितने भी जो व्यापारी थे जो महंगा सामान बेचते थे और लाभ प्राप्त करते थे, तो उस पर उन्होंने सख्त सजा का प्रावधान किया, जिससे कि कोई बेईमानी ना कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक सुधार के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, अमीरों और धर्मगुरुओं पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है शराब और विलासिता पर प्रतिबंध। उन्होंने अल्कोहल को ही बैन कर दिया। नेक्स्ट है धार्मिक नीति। अलाउद्दीन ने धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया, यानी कि ये भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट था, जिससे लोगों के बीच मतभेद ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड टाइप का आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान शहरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए और सख्त व्यवस्था कदम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए। एंड अलाउद्दीन खिलजी कई आर्थिक और राजस्व संबंधी सुधार किए, जिसे बाजार नियंत्रण नीति कहा गया। अब इनका इम्पैक्ट क्या था, माफ़ी चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या था, सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, महंगाई को रोकना, शहरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना और प्रशासनिक तंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना। तो ये सभी इनके ऑब्जेक्टिव थे, एम थे, जिससे कि ये पूरे साम्राज्य पर अपना वर्चस्व जमा सकें। तो हमें अपने आंसर को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के उद्देश्य। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, सेना के लिए खाद्य सामग्री, घोड़े, हथियार जैसी चीज़ें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है महंगाई को रोकना, बाजार में चीज़ों की कीमतों को तय करके महंगाई को इन्होंने रोकने में सफलता प्राप्त की। थर्ड पॉइंट है बाजार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया, व्यापारियों और जमाखोरों की मनमानी को रोकना और बाजार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना, बाजार को राज्य के नियमों के तहत लाना। ये सभी इनके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है जमाखोरी की गलत गतिविधियों को रोकना, सामान जमा करके महंगा बेचने वाले जो जमाखोरी थे, जो बेईमानी करते थे, और गलत गतिविधियों को रोकना, ये सभी इनके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि जब जनता विश्वास करेगी तभी इनका जो साम्राज्य है वो फलेगा फूलेगा। तो इन्हें जनता का इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। ये सभी इनके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके इम्पैक्ट के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में, तो इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा, एंड तीसरा राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पादकों, यानी जो निर्माण करते हैं, जैसे किसान, शिल्पकार, इन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एंड दूसरा नकारात्मक। तो दोनों को ही डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए जितने भी जो व्यापारी थे और जो जमाखोरी थे, जो अपनी मनमानी करते थे, उन पर लगाम लगा दी गई। नेक्स्ट है अगर इसका नकारात्मक अगर प्रभाव के बारे में बात करें, तो किसान तय मूल्य पर अनाज बेचने के लिए मजबूर थे, जिनकी वजह से उन्हें कम मुनाफा हुआ। शिल्पकारों और व्यापारियों को मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ा। तो ये सभी उनके इम्पैक्ट थे, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनमें असंतोष बढ़ा, क्योंकि उनसे उनकी जो आमदनी है वो कम हो गई इसीलिए। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में, तो जो सकारात्मक प्रभाव में आम जनता तो क्या हुआ, जो महंगाई है वो कम हो गई, तो उनके लिए चीज़ों को परचेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो जो आम जनता थी उन्हें राहत मिली इससे। नेक्स्ट है नकारात्मक अगर परिणाम की बात करें, तो व्यापारी वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ समझौता करने लगे, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को निम्न स्तरीय सामान मिलने लगे, यानी लो क्वालिटी की चीज़ें मिलने लगी, क्योंकि व्यापारी को मुनाफा कमाने के लिए घटिया जो सामान है वो बेचने लगे। अब उन्होंने क्या किया, व्यापारी तो व्यापारी है, वो तो अपना मुनाफा करने के लिए अब घटिया वस्तु ने बेचने लग गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बाजार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण में शहरी जनता के शासन के प्रति विश्वास बढ़ा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका असंतोष बढ़ा।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो शहरी लोग हैं उनका विश्वास बढ़ा, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शहरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के प्रयास के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शहरी अर्थव्यवस्था को संगठित और मजबूत बनाने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए थे। नंबर पहला है वस्तुओं की कीमतों को तय करना, यानी उन्होंने एमआरपी तय कर दी जिससे कोई बेईमानी ना कर सके, अपने कम दाम की चीज़ों को महंगे दाम में ना बेच सके। नेक्स्ट है विशेष बाज़ारों की स्थापना। उन्होंने अलग अलग बाज़ारों के लिए कुछ इस तरीके से अलग अलग जो बाज़ार है उनको उनका निर्माण किया। जैसे अगर हम बात करें अनाज के अलग बाज़ार, कपड़ों के अलग बाज़ार, घोड़ों का अलग बाज़ार, इस तरीके से उन्होंने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट है जमाखोरी पर रोक, यानी कि जो भी महंगे सामान को बेच के लाभ कमाते थे उन पर नियम बना दिया, और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्व नीति। किसानों से उन्होंने 50% जो कर है उसके रूप में लिया करते थे, यानी किसानों से काफ़ी ज़्यादा कर वो लेते थे। और इस धन का उपयोग शहरी इलाकों में व्यवस्थित सुधारने के लिए और सेना के लिए खर्च करते थे। किसानों को तय दामों पर अनाज बाजार में बेचने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से उनका जो मुनाफा है वो कम हो गया। क्या करते थे, किसानों से ज़्यादा टैक्स लेते थे और उसका इस्तेमाल शहरों में करते थे, जिससे क्या हुआ, जो किसान हैं उनका जो मुनाफा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। इसके अलावा उन्होंने निगरानी रखना शुरू कर दिया, जितने भी जो व्यापारी थे और कारीगर थे उनके लिए सख्त सख्त नियम बनाए, और अगर कोई भी व्यापारी उस नियम को तोड़ता या फिर महंगा सामान बेचता या ख़राब सामान बेचता तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो उसके लिए उन्होंने निगरानी रखना शुरू कर दिया। में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड इसके अलावा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, इस पूरी यूनिट में आपको क्या समझने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा। बेसिकली यूनिट 3 के अंदर किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है। तो जैसा कि आप चेक कर पाओगे, जो यूनिट 3 है इसका नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, विजयनगर और बहमनी। तो इसके अंदर बेसिकली आपको विजयनगर के बारे में समझना है और बहमनी के बारे में समझना है। अब इसके अंदर भी किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है, वो है शासन प्रणाली के बारे में, यानी विजयनगर और बहमनी के जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में समझना है। और विजयनगर और बहमनी की अर्थव्यवस्था कैसी रही, और न्यायकार प्रणाली कैसी है, और उस टाइम का जो समाज था वो कैसा था, इसके बारे में बेसिकली आपको समझने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अंदर टोटल आपको 7 यूनिट्स पढ़नी है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, विजयनगर और बहमनी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, और उसके जो शासन तंत्र था उसमें नायकों की क्या भूमिका रही उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन और अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था की प्रमुख पहलुओं के बारे में व्याख्या कीजिए। और जो सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहमनी साम्राज्यवाद की शासन प्रणाली की मुख्य अभिलक्षण पर प्रकाश डालिए, यानी इसमें भी बेसिकली बहमनी जो साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एंड यही क्वेश्चन और किसी तरीके से पूछा गया है। इसके अलावा बहमनी जो राज्य था उसके सांस्कृतिक योगदान के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। एंड जब आप इसे शेयर करते हो, एज यू नो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो एक एक करके हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप
1 के बारे में। जो पहले टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें बताना होता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उसकी शासन प्रणाली के बारे में और उसमें नायकों की क्या भूमिका रही उसके बारे में, और विजयनगर साम्राज्य की जो समाज है और उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी रही, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। और जो न्यायकार प्रणाली है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आप ये कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली आपको विजयनगर साम्राज्य के समाज के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसमें नायकों की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताना है। अब ये नायक क्या थे इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एंड इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी इसके बारे में आपको बताना है अपने आंसर्स में। तो ये जो पॉइंट्स है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते जाना है अपने आंसर को। तो चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया था। तो सबसे पहले अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी होती है, यानी परिचय कह लो, भूमिका कह लो, इस तरीके से। एंड अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप फ्लो चार्ट को जरूर से बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनते हैं कुछ इस तरीके से। एंड एट द एंड हमें कंक्लूजन जरूर से लिखना होता है। ये कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे अपने एग्जाम में तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिचय के बारे में कि आखिर विजयनगर साम्राज्य आखिर था क्या। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। अगर हम बात करें साउथ की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 वंश के भाइयों ने की थी। और साम्राज्य अपनी मजबूती और प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक योगदान और आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता था। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो स्वयं को राय बुलाते थे, राय और नरपति कहते थे। और इसका जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, इसका टाइम पीरियड था 1336 से 1565 तक। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसके विशेषताओं के बारे में बात करें, तो देखिए इसके अंदर हमें टोटल 5 पॉइंट से बताने हैं। एक तो केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। एंड इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की सामंती व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो इसके टोटल 5 विशेषताएं हैं जिन्हें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशासन और राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है केंद्रीय शासन व्यवस्था। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है केंद्रीय शासन व्यवस्था, यानी इसमें जो पूरी पावर होगी वो राजा के हाथों में होगी। राजा को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो केंद्रीय सत्ता थी यानी जो पावर थी वो राजा के हाथों में ही होती थी। राजा ही कानून को बनाता था और उसे लागू करता था। इसके अलावा राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था और सेना का नायक माना जाता था। राजा ही अपने जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति स्वयं ही करता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य को बेहतर संचालन करने के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है तो इनका संचालन अकेले राजा नहीं कर सकता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि बेहतर संचालन किया जा सके पूरे साम्राज्य का। और हर एक प्रांत का एक नेतृत्व नायक होता था। सपोज जो राजा है इन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया को 4 भागों में बांट दिया, 4 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया और हर एक प्रांत का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया इन्होंने जिसका नाम था नायक। अब नायकों का क्या काम होता था, नायक उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करते थे और उसका एक भाग राजा के शाही खजाने में जाता था और बाकी जो शेष भाग बच जाता है उसे उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता था। एंड इसके अलावा उस एरिया के जो सैनिक होते थे उनके वेतन देने के लिए खर्च किया जाता था। नायक राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और नायक स्थानीय इलाकों से टैक्स कलेक्ट करते थे, उससे टैक्स जमा करते थे और उसके बदले में राजा सैन्य और आर्थिक मदद देते थे। तो ये सभी काम होते थे उनके। तो हमने बात कर ली केंद्रीय शासन के बारे में और प्रांतीय शासन के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो विजयनगर शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार न्याय किया जाता था। विजयनगर शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो राजा है वही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसमें काफ़ी सारे पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी भी थे उनके पास, रथ भी थे। और जो सेना का प्रमुख होता था वो राजा होता था। सेना को काम साम्राज्य की रक्षा करना था और विदेशी आक्रमणों से रोकना था। ये सभी सेना के काम होते थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की सामंती व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। नायक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, यानी कि जो राजा ने
जो उसके सैनिक थे उनको जो अलग से प्रांत दिए थे वो उसे अपने ओर से स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकते, यानी अपने अकॉर्डिंग उस राज्य को चला सकते थे, जो कि सामंती शासन जैसा था। नायक स्थानीय इलाकों से टैक्स कलेक्ट करते थे और उसके बदले राजा को सैन्य और आर्थिक सहायता देते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, जो नायक होते थे उनकी ताकत बढ़ जाती थी और वो क्या करते थे, जो राजा थे उन पर ही आक्रमण कर लेते थे। यानी कि वो कहते थे कि ये इलाका अब मेरा हो गया और ये राजा की ओर बगावत करने लगते थे। तो ये काफी ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी राजा के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में नायकों की भूमिका के बारे में। तो नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनैतिक खोज थी, जिसे दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिया गया था। जैसे कि आपको बताइए, जो नॉर्थ की तरफ इक्ता प्रणाली थी और जो विजयनगर साम्राज्य की जो नायक प्रणाली थी, जो न्यंकार प्रणाली थी, वो भी इक्ता प्रणाली से ही इंस्पायर थी। बस साउथ में आते आते उसका नाम क्या हो गया, नायक हो गया, न्यंकार प्रणाली हो गया। नेक्स्ट है अमर नायक। नायक सैनिक कमांडर होते थे और जो न्यंकार है उसका मतलब होता था राजा नायकों को एक भूमि देता था जिससे जो कमांडर होते थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है कर वसूली अधिकार। नायक किसान, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य प्रकार के जो भी टैक्सेस होते थे उन्हें वसूल करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैन्य सहायता के बारे में। नायक विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य सहायता देते थे और इन्हीं नायकों की सैन्य सहायता की वजह से विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फैल गया, यानी कि उसने अपना एक्सपेंशन काफी ज्यादा कर लिया और पूरे भारत में, पूरे दक्षिण भारत में वो फैल गया। नेक्स्ट है राजस्व का उपयोग। नायक राजस्व को कुछ भागों का जो उपयोग है वो व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के रखरखाव में करते थे और इसके अलावा नायक जो है वो राजस्व के कुछ भाग का उपयोग मंदिर और सिंचाई के साधनों पर खर्च करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर के शासन के प्रति स्वाभक्ति। नायक विजयनगर के शासन को साल में एक बार भेंट देते थे और राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। प्रकट करने के लिए नायक कई बार राज्य के दरबारों में उपहार के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। यानी इसके अंदर बेसिकली जो कमांडर होते थे, जो नायक होते थे, वो राजा के पास साल में एक बार जाते थे और वो भी भेंट उपहार लेके आते थे, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके जाते थे राजा के लिए, जिससे कि वो ये दिखा सके कि वो अपने राजा के प्रति कितना ज़्यादा वफादार है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7th पॉइंट के बारे में, जिसमें कई बार विद्रोह। तो नायक कई बार विजयनगर शासकों के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्यवाही के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यानी कि जैसा कि आपको पता ही होगा, जो नायक थे वो कई बार उस एरिया पर कब्जा कर लेते थे और राजा की नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, यानी वो राजा के साथ क्या करते थे, बगावत कर देते थे। नेक्स्ट है शासक द्वारा अमर नायकों पर नियंत्रण। विजयनगर के शासक अक्सर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते थे ताकि नायकों का जो नियंत्रण है वो बना रहे। लेकिन 17वीं शताब्दी में कई बार नायकों ने अपना खुद का जो स्वतंत्र है वो राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि उन्होंने बगावत की और उस इलाके को उन्होंने अपना घोषित कर दिया। इस तरीके से अपना जो राज्य है उसे स्थापित कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। राज्य की संरचना। राज्य को अगर हम बात करें वहीं 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे 4 टाइप्स में इस तरीके से बांट दिया गया था। नेक्स्ट है अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो महिलाएं शिक्षा, संगीत और कला में सक्रिय थी, लेकिन उनके अधिकार सीमित थे। यानी कि उस टाइम पे भी जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो उतनी बेटर नहीं थी, उनके लिए भी जो अधिकार थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। और सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं थे वो उस टाइम भी प्रचलित थी। यानी कि उस टाइम में अगर हम बात करें महिलाओं की जो स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करें धर्म और संस्कृति के बारे में, तो हिंदू धर्म प्रमुख था उस टाइम पर, लेकिन इस्लाम और अन्य धर्मों को भी सम्मान किया जाता था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जो इसमें विजयनगर साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य स्रोत था वो कृषि था। कृषि प्रमुख
आर्थिक गतिविधि थी जो विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। यानी कि जो मैक्सिमम जो टैक्स आता था वो कृषि से ही आता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसका जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी करते थे। भारत के जो मसाले थे, कपड़े थे, धातु और अरब जो थे वो अरब और यूरोप तक भेजे जाते थे। यानी कि अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी करते थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि इस यूनिट से जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बताना होता है बहमनी साम्राज्यवाद की शासन प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। बहमनी राज्य के सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हम इसके एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, एक भूमिका बताएंगे कि आखिर बहमनी साम्राज्य था क्या। बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण इस्लामी साम्राज्य था जिसकी स्थापना दक्कन क्षेत्र में हुई थी। बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो इससे अन्य जितने भी जो साम्राज्य हैं उनसे अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है। तो इसके अभिलक्षणों के बारे में अगर बात करें, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो हमारे पास इसके टोटल 9 पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय शासन प्रणाली के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है केंद्रीय शासन प्रणाली, यानी इसमें जो पूरी पावर होगी वो राजा के हाथ में होगी। बहमनी साम्राज्य की शासन प्रणाली में सुल्तान सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, सुल्तान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सुल्तान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था और पूरे साम्राज्य का शासन चलाता था। सुल्तान ही कानून को बनाता और उसे लागू करता। इसके अलावा सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश और सेना का नायक होता था। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। देखिए जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े इसमें भी सेम ही है एंड ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। प्रांतीय प्रशासन यानी कि इसे अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया है जिससे कि जो संचालन करने में आसानी हो, बेहतर संचालन करने के लिए इसे कई प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट है विभागीय संगठन। साम्राज्य के अच्छे संचालन के लिए प्रशासन को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जैसे माल, दीवान ए नशार, दीवान ए अरज, दीवान ए माल। इसी तरीके से जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में इसे बांट दिया गया, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर चीज़ होगा, वो उस पर फोकस करेगा। जैसे अगर हम बात करें दीवान ए माल, इसमें क्या होगा, वित्तीय और राजस्व मामले के प्रबंधन के लिए ये विभाग को बनाया गया, इस डिपार्टमेंट को बनाया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें दीवान ए अरज, तो इसमें क्या था, सेना और सैन्य प्रशासन के लिए इस विभाग डिपार्टमेंट को बनाया गया था। जैसे कि आज के टाइम में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी अलग अलग अपने कानून बनाए, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। नेक्स्ट है न्याय प्रणाली। इस्लामी शरिया कानून के आधार पर न्याय किया जाता था। धार्मिक न्याय के लिए काजी और प्रशासनिक न्याय के लिए अलग व्यवस्था थी। और जो सुल्तान है वो अंतिम अपील करता था, यानी जो सुल्तान है उसने जो डिसीजन ले लिया तो वही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में कि कर किस तरीके से वसूलते थे इस टाइम पीरियड में। बहमनी साम्राज्य में सामंतवादी प्रणाली का पालन किया जाता था, जिसमें किसानों से उनकी फसल का एक हिस्से कर के रूप में लिया जाता था। यह पैसा साम्राज्य के चलाने और सेना के रखरखाव में किया जाता था। सामंतों के कार्य प्रशासन का संचालन करना था और कर यानी टैक्स को इकट्ठा करना था। सामंत सुल्तानों के प्रति निष्ठावान होते थे, यानी लॉयल होते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में कि बहमनी साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। बहमनी साम्राज्य की जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला स्थानीय सेना और दूसरा, और माफ़ी चाहता हूँ, स्थायी सेना और दूसरा था अस्थायी सेना। स्थायी सेना राजधानी की रक्षा के लिए और अस्थायी सेना युद्ध के समय प्रांतीय गवर्नरों द्वारा भेजी जाती थी। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है 7th पॉइंट, संस्कृति और प्रशासन का संतुलन। बहमनी साम्राज्य में हिंदू और मुसलमान संस्कृति का तालमेल दिखाई देता था। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण कार्य। बहमनी सुल्तानों के बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे जलाशय, मस्जिदें और किले बनाए जाते थे।
प्रशासन में जल प्रबंधन और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि इसी से ही जो किसान हैं उन्हें और वो फसल उगा सकते हैं एंड इसके द्वारा ही वो किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे तभी तो वो टैक्स दे पाएंगे। नेक्स्ट है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, जल प्रबंधन और सिंचाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, इनको प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। राजस्व प्रणाली भूमि की उपज के आधार पर तय की गई थी। किसानों से उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था और व्यापार और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह और बाजार विकसित किए गए। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके अलावा हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के। तो देखिए, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, यूनिट 4 का नाम है द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह। तो इसमें बेसिकली हमें शेरशाह सूरी के बारे में ही पढ़ना है कि उनका जो साम्राज्य है, उन्होंने अपना साम्राज्य किस तरीके से स्थापित किया था और किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, एक्सपेंशन किया था, और उनकी जो साम्राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, उनके बारे में बताइए। तो बेसिकली हमें इन्हीं के बारे में टॉपिक्स पे पढ़ना है। तो इस यूनिट से बेसिकली शेरशाह सूरी से आपका क्वेश्चन बनना पक्का रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस के अंदर टोटल आपको 7 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से आज हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो, इसमें आपसे पूछा गया है द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना के उपरांत शेरशाह के प्रशासनिक ढांचे में हुए परिवर्तनों का विवरण दीजिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है शेरशाह द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना और विस्तार का विवेचन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है शेरशाह की शासन व्यवस्था का विवेचन कीजिए और उसे अकबर महान का पूर्ववर्ती क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे शेरशाह के साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है, और उसने जो शेरशाह सूरी है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया था और उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या परिवर्तन किए थे उसके बारे में बताइए। और इसके अलावा उसे अकबर का महान पूर्ववर्ती क्यों माना जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को काफी अच्छे ढंग से बनाया गया था और उन्होंने काफी उसमें प्रशासनिक ढांचे में काफी अच्छे से सुधार किए थे, जिसकी वजह से अकबर ने इनके जो शासन व्यवस्था है उसको अपनाया था। तो इसलिए इसे अकबर महान का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो हम अपने आंसर की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। और शेरशाह सूरी ने अपने शासन को मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रशासनिक ढांचे हैं उसमें काफ़ी सारे सुधार किए। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि किस तरीके से शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य की स्थापना और उसके बाद विस्तार किया। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बिहार और बंगाल पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद उन्होंने हुमायूं को हराया, और जब उन्होंने हुमायूं को हराया तो उसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा तक कब्जा कर लिया। तो उनका जो साम्राज्य है वो काफी ज्यादा उनका विस्तार हो गया। इसके बाद साम्राज्य का विस्तार काफी तेजी से होता चला गया। शेरशाह सूरी ने लगातार राजस्थान, मालवा, पंजाब को जीतकर अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार करने लगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि आखिर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बेसिकली कैसी थी। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, साम्राज्य का विभाजन कर दिया। साम्राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए उन्होंने इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे ऊपर सूबे होते थे, उसके बाद परगनों, उसके बाद गांव होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इसके बाद जो परगनों है उसमें अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, सुरक्षा अधिकारी को, जिनका काम क्या होता था, एरिया में सुरक्षा प्रोवाइड करना, सेफ्टी की पर्पस को ध्यान रखना और इसके अलावा टैक्स को वसूल करना। एंड सबसे लास्ट में जो गांव है उसमें उन्होंने क्या किया, पंचायत का निर्माण करा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने साम्राज्य का विभाजन कर दिया जिससे कि साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। एंड इसके अलावा इन्होंने प्रशासनिक सुधार क्या किए, भूमि और कर व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया, कृषि सुधार में फोकस किया और किसानों की जमीन को मापा और उपज के हिसाब से टैक्स वसूलना तय किया। यानी जितनी उपज हो रही है उसके हिसाब से ही टैक्स लिया जाएगा, जिससे कि जो किसान हो उस पर कोई बोझ ना बने। तो ये इनके काफी अच्छे प्रशासनिक सुधार थे। तो चलिए इनके सुधारों की और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क निर्माण और यातायात में सुधार। तो देखिए, शेरशाह सूरी ने साम्राज्य को जोड़ने और व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया और इन्होंने जीटी रोड बनवाया और बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। और इसी के साथ साथ सड़कों के किनारे
धर्मशालाएं बनवाए और कुएं बनवाए, जिससे कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो लोगों को, और सड़कों पर सुरक्षा भी प्रोवाइड की, जिससे कि जो व्यापार है उसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर सड़क पर सुरक्षा नहीं है तो जो व्यापारी आएंगे उनका जो माल है वो लूट लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया और इसके अलावा सड़कों पर सुरक्षा भी प्रोवाइड की। नेक्स्ट है डाक व्यवस्था। तो शेरशाह सूरी ने डाक और संदेश भेजने की एक कुशल प्रणाली को विकसित किया। किस तरीके से इन्होंने डाक व्यवस्था को विकसित किया, देखिए इन्होंने क्या किया, सड़कों के किनारे डाक चौकियों का निर्माण करवाया और संदेश को जल्दी से जल्दी भेजने के लिए घुड़सवार संदेशवाहक को नियुक्त किया, जिससे कि जो भी जानकारी है वो तुरंत राजा तक पहुंच सके। तो ये काफी अच्छी इनकी व्यवस्था थी। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य व्यवस्था। तो चलिए हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था में इन्होंने क्या क्या सुधार किए। तो शेरशाह सूरी ने मजबूत और स्थायी सेना को बनवाया और सभी सेना को नियमित वेतन प्रोवाइड किया, जिससे कि जो सैनिक है वो राजा के प्रति वफादार रहे। और शेरशाह सूरी ने घोड़ों और सैनिकों की पहचान के लिए पशुओं पर चिन्ह लगवाए और सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया और प्रणाली को शुरू किया, जिससे कि पहचान हो सके कि वो उनके सैनिक हैं। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। तो देखिए जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने न्याय को प्राथमिकता दिया, और क्योंकि जो राजा होता है उससे न्याय का संरक्षक माना जाता है, तो उन्होंने न्याय पे काफी ज्यादा फोकस किया और सबको समान न्याय मिले इसकी व्यवस्था की, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्त से सख्त नियम बनाए। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो चलिए हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी ने धार्मिक और सामाजिक सुधार में क्या क्या चेंजेस किए। तो देखिए जो शेरशाह सूरी थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णुता थे। सहिष्णुता का मतलब होता है वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और शेरशाह सूरी ने धर्म और जाति में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। तो ये भी एक इनकी काफी अच्छी, जो प्रशासक इन्होंने काफी अच्छा सुधार किया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर शेरशाह सूरी अकबर का पूर्ववर्ती क्यों है। तो देखिए शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्ववर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने अपने शासन में शेरशाह के कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को अपनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, शेरशाह सूरी ने जो अपने प्रशासनिक सुधार काफी बेटर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए काफी अच्छे अच्छे नियमों को बनाया था, तो इन्हीं नियमों को अकबर ने अपनाया था, इसीलिए अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्व प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अकबर ने शेरशाह सूरी की जमीन मापने और कर वसूलने की प्रणाली को अपनाया था। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि किन किन नियमों को अकबर ने शेरशाह सूरी से अपनाया था, उन्हें इनके जो नियम है काफी पसंद आए थे। नेक्स्ट है सड़क और डाक प्रणाली। तो अकबर ने क्या किया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई जो सड़कें हैं और डाक व्यवस्था है उसको और बेहतर किया। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। तो जिस तरीके से जो शेरशाह सूरी थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसी तरीके से इनके ये जो विचार थे अकबर ने अपनाया, और अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया और उन्होंने भी सभी धर्मों का सम्मान किया। नेक्स्ट है प्रशासनिक ढांचे के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर ने भी शेरशाह की तरह साम्राज्य को सूबों परगानों में विभाजित कर दिया था, जिससे कि जो साम्राज्य है उसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके, जिसका नाम है संस्कृति और धर्म, भक्ति कबीर और मीराबाई, सूफीवाद, चिश्ती और सोहरावर्दी। आज की इस वीडियो में यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। एंड एज यू नो हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं इस यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है सो दैट इस यूनिट से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर इजीली दे पाओ। तो इस यूनिट के अंदर आपको बेसिकली भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, कबीर और नानक की शिक्षाओं को अच्छे से कवर करना है, इसके अलावा मीरा और सोहरावर्दी और चिश्ती और सिलसिले, यानी जो आपका यूनिट का नाम है इसी को आपको अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हर एक वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बुक के सिलेबस के बारे में। तो इस बुक के सिलेबस के अंदर आपको टोटल 7 यूनिट्स कवर करनी है, जिसके अंदर हम यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अभी तक आपके एग्जाम में यूनिट 5 से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिट 5 से बेसिकली 4 या 5 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है भक्ति आंदोलन के बारे में, यानी जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपसे भक्ति और सूफी आंदोलन से एक क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्या उन्हें सुधारात्मक आंदोलन कहना ठीक है? तो अगर हम बात करें भक्ति और सूफी आंदोलन से, ये अलग अलग ईयर में अलग अलग लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनका जो आंसर होता है वो सेम होता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है भक्ति और सूफी आंदोलन से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से जो सेकंड टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कबीर और नानक से बनता है। कबीर और नानक के विचार किस प्रकार समकालीन समाज की आलोचना करते हैं उसके बारे में बताइए।
अब यही क्वेश्चन और अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग ईयर में आपके किस तरीके से पूछे गए हैं। कबीर और नानक के विचारों की सामाजिक अंतर वस्तु का परीक्षण कीजिए। तो चलिए अब बात कर ले थर्ड टाइप का आपका जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मीरा से। मीरा ने कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया, या फिर मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस यूनिट से कुछ इस टाइप का पूछे जाते हैं। और जो फोर्थ टाइप का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं सूफी सिलसिले से, चिश्ती और सूफी सिलसिले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में टोटल अगर हम बात करें 4 से 5 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हर एक क्वेश्चन के, हर एक टाइप के क्वेश्चन के हमें आंसर किस तरीके से एग्जाम में प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में जान लेते हैं, किस तरीके से हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपको पहले टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, जिसमें आपसे भक्ति आंदोलन के बारे में बेसिकली पूछे जाते हैं। भक्ति तथा सूफी आंदोलन के बारे में बताइए, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। 13वीं से 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के उदय के कई सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो भक्ति आंदोलन हुए थे उनके कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। अगर हम बात करें धार्मिक कारण के बारे में तो वो था कर्मकांड और अंधविश्वास, क्योंकि उस टाइम अंधविश्वास काफी ज्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से ये आंदोलन चले। इसके अलावा आध्यात्मिक आवश्यकता, लोगों को आध्यात्मिक आवश्यकता की काफी ज्यादा नीड थी, क्योंकि उस टाइम के जो अंधविश्वास थे वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसी रीजन की वजह से ये कुछ धार्मिक कारण है। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण थे, जैसे जाति व्यवस्था, और उस टाइम महिला की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा बेकार थी और समाज में असमानता फैली हुई थी। अगर हम आर्थिक कारण के बारे में बात करें तो आर्थिक कारण के अंदर सामंती शोषण, यानी जितने भी जो अमीर लोग थे वो गरीबों का शोषण करते थे। इसके अलावा संसाधनों का असमान वितरण, यानी जो संसाधन है वो किसी लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कम होंगे, तो इस तरीके से संसाधनों का असमान वितरण था, यानी कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर थे और कुछ लोग काफी ज्यादा गरीब थे। तो ये सभी वो रीजन थे जिनकी वजह से ये आंदोलन हुए। वैसे रीजंस आपके एग्जाम में काफी कम पूछे जाते हैं। बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताइए। तो अगर हम इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो इसे हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइप में हम बताएंगे क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़े, दूसरे टाइप में हम बताएंगे धार्मिक प्रभाव क्या पड़े। तो अगर हम सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो इसके अंदर जातीय व्यवस्था पर चोट, महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक भाईचारा बढ़ा और शोषित और वंचित वर्गों की जागरूकता, समाज सुधार। तो ये सभी वो सामाजिक कारण थे, माफी चाहता हूँ, ये सभी वो सामाजिक प्रभाव हुए इस आंदोलन के बाद। अगर हम धार्मिक प्रभाव के बारे में बात करें तो इसमें ईश्वर भक्ति का प्रसार हुआ, व्यक्तिगत भक्ति का विकास हुआ, कर्मकांड और जो अंधविश्वास जो फैले हुए थे उनका विरोध हुआ, और धार्मिक सहिष्णुता, इसका मतलब होता है सभी धर्मों को समान सम्मान मिला। और इसके अलावा नए धार्मिक संप्रदाय, ये सब इसके धार्मिक प्रभाव के अंदर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जाति व्यवस्था पर चोट। तो देखिए इस टाइम पीरियड के जितने भी जो भक्ति जो संत थे, जैसे कबीर, रविदास और बाकी जितने भी जो संत थे, उन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने क्या बताया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, और उन्होंने समानता का संदेश दिया, यानी सभी के सभी इक्वल हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति में सुधार। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को ईश्वर की भक्ति में भाग लेने का अधिकार दिया। मीराबाई और अन्य जितने भी जो महिला संत थी उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी इसमें जो महिला है उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे कि जो महिलाओं की स्थिति है वो पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भाईचारा। तो इन आंदोलनों से क्या हुआ, सामाजिक जो भाईचारा है वो बढ़ा, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हुई और सब के सब एकजुट हो गए, यानी कि एकता को बल मिला। नेक्स्ट है शोषित और वंचित वर्गों की जागरूकता। अब जितने भी जो शोषित या निम्न वर्ग के जितने भी जो जाति के लोग थे, इन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्हें भी इसमें सम्मान मिला, यानी कि उन्हें भी समाज में एक स्थान मिला। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार क्या हुआ, जितने भी जो समाज में कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, इन सभी का विरोध हुआ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के धार्मिक प्रभाव के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है ईश्वर भक्ति का प्रसार। तो इसमें जितने भी जो भक्ति आंदोलन थे उन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए स्थानीय भाषा, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उनका इन्होंने यूज किया, जिससे कि जन जन तक ये संदेश पहुंचा, यानी कि हर जो आम जनता है वो भी इससे जुड़ सके, ईश्वर से जुड़ने में आसानी हुई। नेक्स्ट पॉइंट है
व्यक्तिगत ईश्वर का विकास। तो इन्होंने क्या बताया, जितने भी जो भक्ति आंदोलन में शामिल थे, इन्होंने बताया कि अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें किसी मध्यस्थ या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर्मकांड या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। उसका एक सरल मार्ग है जो क्या है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो तो आपको ईश्वर मिलेंगे। तो ये इनके कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध। तो जितने भी जो भक्ति आंदोलन के लोग शामिल थे, उन संतों ने क्या कहा कि जो रीति रिवाज है, ये जो पूजा पाठ है, ये करने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो, आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। इसमें धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है जो धार्मिक जो आंदोलन हुए, इनसे सभी धर्मों को समान सम्मान मिला। नेक्स्ट है नए धार्मिक संप्रदाय। अब ये जो धर्म आंदोलन हुआ था, इससे काफी सारे नए संप्रदायों का विकास हुआ, जिन्होंने समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत किया। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कबीर एवं नानक की शिक्षाओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में इस यूनिट से सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कबीर और नानक के विचार किस प्रकार समकालीन समाज की आलोचना करते हैं, इसके बारे में बताइए। या यही क्वेश्चन और किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे जाते हैं। कबीर एवं नानक की शिक्षाओं पर विचार विमर्श कीजिए। यानी बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कबीर और नानक के विचार क्या थे, उनके बारे में बताइए, और ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हो गए थे, लोगों के बीच इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए थे, इसके बारे में बताइए। और उन्होंने समकालीन समाज को की आलोचना क्यों की थी, उसके बारे में बताइए। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हमें अपने आंसर को एग्जाम में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कबीर और जो गुरु नानक थे, वो दोनों ही अपने समाज के, अपने टाइम के धार्मिक और जो सामाजिक असमानता फैली हुई थी, या जितने भी जो अंधविश्वास थे, जैसे कि पूजा पाठ एक्सेट्रा, और जितने भी हमारे समाज में जाति भेदभाव या अंधविश्वास या ऐसी जितनी भी जो सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी, इन दोनों ने इसका कट्टर विरोध किया था, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। और इसके साथ ही इन दोनों ने ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, इसका समर्थन किया था। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कबीर जी थे, वो पहले कवि होने से पहले एक समाज सुधारक ही थे, जो छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, हिंसा और अंधविश्वास जैसे जितने भी ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। अब कबीर जी क्या मानते थे, उनका मानना यह था कि हम जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही ईश्वर की संतान है, यानी जो गॉड है वो एक ही है। तो इस तरीके से इनकी कुछ शिक्षाएं थी जिन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। तो चलिए एक एक करके इनकी शिक्षाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एकेश्वरवाद पर बल। अब देखिए, जो कबीर जी थे वो एकेश्वरवाद पर बल देते थे। अब इसका मतलब क्या है, कबीर जी कहते थे जो ईश्वर है वो एक ही है, उनके अलग अलग नाम हैं जैसे राम रहीम, लेकिन ईश्वर हमारा एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मकांड, आडंबर और जो पूजा पाठ है, इन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। कबीर जी मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा या जितने भी जो धार्मिक रीति रिवाज है, उन्होंने इनको नकारा। और ये क्या कहते थे, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करोगे, ध्यान करोगे, तो ही आपको ईश्वर मिलेंगे, पूजा पाठ करने से ईश्वर नहीं मिलते। नेक्स्ट है सामाजिक समानता। तो जो कबीर जी थे, उन्होंने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और जात पात, ऊंच नीच, ये जितने भी जो भेदभाव है, इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने अपना एक दोहा दिया था जिसमें कहते हैं जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि जो साधु है उससे उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछो। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। तो देखिए, जो कबीर और जो गुरु नानक जी थे, उन दोनों ने ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के जो रूढ़ी विचार थे, उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि उसके आधार पर, धर्म के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे और वो अपने धर्म को सर्वोच्च मानते थे और दूसरे के धर्म को नीचा मानते थे। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने के लिए बताया। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सभी धर्म एक समान है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकार ईश्वर का सिद्धांत। तो कबीर जी के अनुसार जो ईश्वर है उसका कोई भी रंग, रूप या आकार नहीं है, वो निरंकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है, यानी वो सभी जगह मौजूद है और हम उसे मूर्ति या इसमें ढूंढते हैं तो वो गलत चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा था कि जो ईश्वर है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, और वो सभी जगह मौजूद है। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हो तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानता और न्याय। तो कबीर जी ने सामाजिक असमानताओं, जात पात, धर्म और जो अंधविश्वास फैले थे उनका विरोध किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और सभी मनुष्यों को एक समान बताया था।
तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है हिंसा का विरोध। जैसे कि जो कबीर जी थे वो हिंसा का विरोध करते थे और वो उन लोगों से घृणा करते थे जो कि दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पूजा का खंडन। तो जो कबीर जी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और इसके स्थान पर उन्होंने निरंकार ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अगर आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है तो सच्चे मन से उनका ध्यान कीजिए, इसके लिए आपको मूर्ति पूजा या बाकी जो चीज़ होती है वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कर्म की प्रधानता पर बल दिया। जो कबीर जी थे उन्होंने बताया अगर व्यक्ति को उसके धर्म या जाति के आधार पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें व्यक्ति का मूल्यांकन करना है तो उसकी जाति के आधार पर मत करो, उसके कर्म के आधार पर करो, क्योंकि जो व्यक्ति का कर्म होता है वही व्यक्ति को महान बनाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो कबीर जी थे और नानक जी थे उनके ये जो शिक्षाएं थे वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुई लोगों के बीच में। तो इसका जो पहला रीजन आता है वो है सरल भाषा और स्पष्ट संदेश। तो जो कबीर जी थे और जो गुरु नानक जी थे उन्होंने अपने जो शिक्षाएं हैं उन्हें सरल भाषा में बताया लोगों को, यानी कि जो जनता के जो भाषा समझ में आए उस लैंग्वेज में बताया, यानी लोकल लैंग्वेज में बताया, जिससे कि ये जनता के प्रति काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो गए। जनता ने इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको काफी ज्यादा पसंद किया। नेक्स्ट है धर्म और जाति से परे विचार। उनकी शिक्षाएं सभी जाति धर्म और वर्गों के लिए एक समान थी और वो समाज में फैले ऊंच नीच को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट है धार्मिक कट्टरता का विरोध। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों का कट्टर विरोध किया था और जो उसमें धर्मों में जो अंधविश्वास फैले हुए थे उनको नकारा था। नेक्स्ट है समाज सुधार। तो उन्होंने शोषित वर्ग या फिर जो महिलाएं होती है उनको उनकी बराबरी की बात की कि वो भी एक समान ही है और उनको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना बाकियों को मिलता है। तो ये सभी उनकी शिक्षाएं थी जो कि लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। तो आज इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से वो है सुहरावर्दी एवं चिश्ती सिलसिले। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से हिंदू धर्म में कुछ कुप्रथाएं थी, कुछ कुरीतियाँ थी, भेदभाव होते थे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में जो हमारे संत थे, जो भक्ति आंदोलन जिन्होंने किया था, इसी तरीके से इस्लामिक धर्म में भी कुछ संत थे, चिश्ती संत थे और सुहरावर्ती, ये सब ग्रुप थे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो सिलसिले हैं इसका मतलब होता है ग्रुप। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में काफ़ी सारे ग्रुप आए थे भक्ति आंदोलन के लिए, ठीक इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी काफ़ी सारे जो संत थे वो आगे बढ़कर आए और जो इस्लाम धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जो उसकी कमियाँ थी, उनको हटाया और सही चीज़ों को, सही मार्गदर्शन दिया लोगों को। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सल्तनत काल के दौरान सूफी सिलसिले क्या थे, इनके बारे में बताना है। और देखिए इसके 4 पार्ट्स होते हैं अगर हम बात करें, लेकिन इनमें से बेसिकली 2 ही पार्ट्स के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है सुहरावर्दी और दूसरा है चिश्ती सिलसिले। बेसिकली इन 2 ग्रुप के बारे में ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बाकी भी ईयर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इस यूनिट से चेक कर लेते हैं। सल्तनत काल में चिश्तियों ने जो सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका निभाई, यानी कि इनका क्या रोल था समाज और राजनीतिक को सुधारने के लिए, उसके बारे में विवरण दीजिए, उसके बारे में बताइए। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान चिश्ती संतों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको सूफी सिलसिलों के बारे में बताना है। इसके अंदर भी जो 2 ग्रुप हैं इनके, सुहरावर्दी और चिश्ती सिलसिले, इनके बारे में ही मोस्टली एक्सप्लेन करना होता है आखिर ये क्या थे और इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जो हमारा समाज है उसमें अपनी क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है उसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो सूफी आंदोलन था वो 13वीं से 15वीं शताब्दी में पूरे भारत में एक व्यापक रूप से फैलने लग गया, यानी इसका विकास काफी तेजी से होने लगा। और सल्तनत काल में जो सूफी सिलसिले थे वो इस्लाम की रहस्यवादी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले समूह थे, जिन्होंने आध्यात्मिक और भाईचारे की भावना, प्रेम और गरीबों की सेवा पर संदेश दिया, यानी कि इसके बारे में बताया। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। टोटल 4 ग्रुप थे ये, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। लेकिन इनमें से बेसिकली इन दोनों के बारे में ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने आंसर की ओर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहरावर्दी सिलसिले की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली सल्तनत
के समय जो सुहरावर्दी जो सिलसिले थे वो एक प्रभावशाली सूफी परंपरा थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार और समाज को सुधारना। इसकी विशेषताओं के अंदर एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना के बारे में। तो देखिए इसकी जो स्थापना थी वो इराक में थी और 12वीं शताब्दी में की गई थी, और भारत में इसे शेख बहाउद्दीन जाकिया ने फैलाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस्लामी कानून के बारे में। जैसे कि इसमें जो सुहरावर्दी जो संत थे उनका मानना था कि जो इस्लाम के जो कानून है उन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए, इस पर वो बल देते थे। नेक्स्ट है शासक वर्ग से संबंध। शेख बहाउद्दीन ने सुल्तानों का समर्थन प्राप्त किया, यानी जितने भी उस टाइम के जो सुल्तान थे उनका समर्थन प्राप्त किया, और जो सुल्तान थे वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे, और जो इनका धर्म है उसका काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत में प्रसार हुआ, क्योंकि जो सुल्तान है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से इनके धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रसार होना शुरू हो गया, पूरे भारत में फैलने लग गया। शासक वर्ग से जुड़कर और राज्य का संरक्षण मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, और सुहरावर्दी सिलसिले के प्रसार और जो प्रचार है उसके लिए धन भी इन्हें मिलता था सुल्तानों से, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, ये जितने भी आंसर होते हैं ना, जितने भी हमारे जो समाज सुधारक होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ ही आंदोलन करते हैं। तो ऑलमोस्ट सब में जो आंसर होते हैं ना वो लगभग सब में सेम होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक सुधार के बारे में। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, उन लोगों ने इस्लाम का जो मूल सिद्धांत है उसे पालन करने के लिए कहा, और जितने भी जो इनके धर्म में भी जो अंधविश्वास फैले थे वो इनके खिलाफ थे। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रचार। तो देखिए इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रसार कैसे किया। सुहरावर्दी संतों ने मदरसों और धार्मिक केंद्रों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया। कैसे किया, देखिए मदरसों मतलब होता है स्कूल और धार्मिक केंद्रों का इन्होंने निर्माण करवाया जिससे कि शिक्षा का प्रचार हो सके। नेक्स्ट है शासकों का प्रभाव। सुहरावर्दी संतों ने शासकों को नैतिक और धर्म के आधार पर शासन चलाने के लिए सलाह दिया कि जो सुल्तान है उन्हें इनको फॉलो करना चाहिए, नैतिक मूल्य को और धार्मिक आधार पर शासन को चलाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरता। उन्होंने समाज में शांति और एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है गरीबों की सेवाओं पर बल। तो ये क्या कहते हैं, जितने भी हमारे समाज से जो वंचित हैं और जो गरीब हैं उनको आगे लाने में काफी ज़्यादा मदद की, गरीबों की सेवा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए जितने भी जो हिंदू थे उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। नेक्स्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी ये जो सुहरावर्दी जो संत थे इन्हें शासकों का समर्थन प्राप्त था, तो इसकी वजह से इस्लामीकरण काफी तेजी से फैल गया, यानी कि इसका काफी तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है सुहरावर्दी संतों ने शिक्षा, समाज सुधार और आध्यात्मिकता में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, काफी ज्यादा अपना योगदान दिया इसमें। और अगर हम इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो देखिए ये पश्चिम और उत्तरी भारत में काफी तेजी से फैला, इसका इस एरिया में काफी ज्यादा वर्चस्व था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चिश्ती सिलसिले की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो देखिए जो चिश्ती सिलसिले थे वो भी इन्हीं सिलसिलों में से एक प्रमुख ग्रुप थे। जो सिलसिले का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 4 ग्रुप थे, तो इनमें से जो सूफी सिलसिले थे, जो चिश्ती सिलसिले थे, वो इन सूफी सिलसिलों में एक प्रभावशाली सूफी सिलसिले थे, यानी कि इनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था बेसिकली। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो देखिए इसकी जो स्थापना है वो ख्वाजा ने 12वीं शताब्दी में की थी, और इन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज। और अगर हम बात करें इसका जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर में था। तो चलिए हम बात करते हैं इसके प्रचार प्रसार के बारे में कि किस तरीके से ये आगे फैला। तो देखिए शेख मुआइदीन चिश्ती के बाद आगे काफी सारे जो संत आए, महान संत आए, जैसे बख्तियार काकी, इन्होंने दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार किया, और शेख निजामुद्दीन औलिया इन्होंने भी दिल्ली में इसका प्रसार किया, और बाबा फरीद इन्होंने पंजाब में इसका काफी तेजी से प्रचार प्रसार किया। तो ये जो महान संत थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की जो विशेषता है वो माफी चाहता हूँ, जो चिश्ती सिलसिले की जो प्रमुख विशेषता है उसके अंदर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल आता था, इन्होंने इसका काफी तेजी से आगे प्रचार प्रसार किया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी भूमिका के बारे में कि इन्होंने समाज में अपनी क्या भूमिका अदा की। तो देखिए इन्होंने भी सेम उसी तरीके से जैसे सुहरावर्दी जो सिलसिला था उन्होंने भी भाईचारे पर बल दिया, ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी आध्यात्मिकता और भाईचारे पर बल दिया, और इन्होंने भी गरीब की सेवा पर बल दिया। देखिए ऑलमोस्ट सबके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो लगभग जो आंसर होगा वो सेम ही होगा सर। तो नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। तो देखिए इनका ही मानना था कि जो सभी धर्म है वो एक बराबर है, और इन्हें एकता पर बल दिया। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो देखिए इन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज का यूज किया, जिससे कि जो आम जनता है वो भी इनसे आकर्षित हो। तो इस तरीके से इनका जो
प्रचार प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि जो लिखते थे इनकी जो स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है सामाजिक एकता पर बल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने सभी धर्म को एक समान माना था और सभी को एकता पर बल दिया था कि यूनिटी इज डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा, तो इन्होंने एकता पर बल देने काफ़ी ज़्यादा बल दिया और बताया अगर हम एकजुट होकर रहें तो ही हम आगे काफ़ी तरक्की कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चिश्तियों की राजनीतिक भूमिका के बारे में। तो देखिए जिस तरीके से सुहरावर्दी उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक जितने भी जो शासक थे, जितने भी जो सुल्तान थे, उनका समर्थन लिया था, लेकिन इन्होंने उसका उल्टा किया, राजनीति से इन्होंने दूरी बना ली। चिश्ती संतों ने शासकों और दरबार की राजनीति से दूर रहकर ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की। नेक्स्ट है शांति का संदेश। तो ये क्या कहते थे कि जो सभी धर्म है वो एक समान है। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया और अपनाने की सलाह दी। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरता। तो इन्होंने शांति बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और अपने संदेशों से इन्होंने धार्मिक और जातीय विवादों को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।